Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying chapter number 10, Living Creatures Exploring Their Characteristics. This is part 1 of this chapter. Now we shall start. Avdi and Ayush go for a morning walk with their parents. Avdi notices some shells and tries to pick them up. Her mother advises her not to do so and explains that the shell could be a home to living snail and is actually part of its body. अवधि और आयुष जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। अवधि को वहाँ पे कुछ शेल दिखाई देते हैं और वो उनको उठाने की कोशिश करती है। उसकी मदर जो है उसको वो सलाह देती है कि बेटा शेल्स को आप मत ना उठाएं और उनको ये उसको ये बताती है कि जो शेल जो होते हैं वो लिविंग जो हमारा स्नेल एक जीव जंतु एक प्रकार का जीव है जो स्नेल है उसका वो घर होता है शेल और वो उसकी बॉडी का पार्ट भी है। शेल जो है वो स्नेल की बॉडी का पार्ट है। अवधि एंड आयुष वंडर हाउ द शेल दैट इज नॉट इवन मूविंग कुड हैव अ लिविंग बीइंग इनसाइड। अवधि और आयुष है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं ये जान के शेल के बारे में कि वो जो शेल जो है वो मूव ही नहीं कर सकता और वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और कोई लिविंग बीइंग कैसे उसके अंदर रह सकता है। तो उनके अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनके माइंड में। Later that day in a school, Avdhi and Ayush shared this incident with their friends. और जब वो लोग स्कूल जाते हैं तो अवधि और आयुष जो है वो ये घटना जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। They approach the teacher to understand how a shell which is not even moving could be a body part of living snail. तो वो ये इंसिडेंट जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जब वो शेयर करते हैं फिर वो अपने टीचर्स के पास जाते हैं और उनसे समझते हैं कैसे जो शेल जो है वो स्नेल का होम होता है और वो जो स्नेल है वो कैसे उसका बॉडी पार्ट है उसके बारे में वो अपने टीचर से समझते हैं। द टीचर इनिशिएट्स अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर टीचर जो है वो स्टार्ट कर देती है डिस्कशन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अपनी क्लास के अंदर। एक्टिविटी 10.1 लेट अस रिकॉर्ड। वी आर सराउंडेड बाय न्यूमरस थिंग्स। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, इतनी चीज़ें हैं हमारे आसपास इन्वायरमेंट के अंदर। जस्ट लुक अराउंड इन अ क्लासरूम एंड यू मे फाइंड दैट मेनी एग्जाम्पल्स। जब हम अपने क्लासरूम में देखते हैं आसपास तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। द पेंसिल दैट यू आर होल्डिंग, जो पेंसिल आप पकड़ के जो लिखते हो वो पेंसिल हमें दिखाई देती है। द बुक दैट यू रीडिंग, बुक जो है जिसको हम रीड करते हैं। और द पिजन नियर द विंडो, और विंडो पे आप देखेंगे खिड़की पे पिजन बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अपने क्लासरूम में भी दिखाई देती हैं। लिस्ट देम इन टेबल 10.1। फिर आप इसको इस जो आपने अभी ऑब्जेक्ट्स देखे इनकी एक टेबल आपको प्रिपेयर करनी है। टेबल पॉइंट 1 में वो गिवन है। आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम एज लिविंग और नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन कॉलम 2। और आपको क्या करना है, एक जो टेबल आपको दी गई है टेबल 10.1 में उसमें आपको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको ये बताना है। इन कॉलम 2 के अंदर आपको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है। राइट अ रीजन फॉर ग्रुपिंग देम एज लिविंग और नॉन लिविंग इन कॉलम 3। फिर आपको रीजन भी बताना है कि आपने इसको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग क्यों बोला है। इसको आपको कॉलम 3 में मेंशन करना है। टेबल 10.1 लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स। आप अपने आसपास देखेंगे जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके आसपास आप अपने एनवायरनमेंट में भी देखते होंगे वो इसी प्रकार का एक टेबल जो है आपको 10.1 गिवन है। तो पहले जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम में आपको नेम दिया गया है। सेकंड कॉलम में आपको ये बताना है, गेस करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। थर्ड कॉलम में आपको रीजन बताना है कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग जो है वो क्यों है। ठीक है, उसके बाद आपको उसका करेक्ट आंसर मीन्स कि आपको ये बताना है कि वो नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है। फिर आपको रीजन भी बताना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो, और उसके लिए एक रिमार्क भी देना है कि वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग क्यों है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। फर्स्ट आपको जो ऑब्जेक्ट गिवन है इसमें वो है पेंसिल। पेंसिल क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि पेंसिल में कोई जान नहीं होती है और पेंसिल में कोई जान नहीं होती और ना ही पेंसिल जो है वो ब्रीथ करती है। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स में जो फीचर्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते।
तो उसके बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो पेंसिल है वो ग्रो नहीं करती है, ठीक है, डज नॉट ग्रो, ब्रीथ और मूव ऑन इट्स ओन, अपने आप ये सारे फंक्शंस वो परफॉर्म नहीं करती है। करेक्ट आंसर में हम ये बताएंगे कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। और अगर हम इसका रिमार्क्स देंगे तो रिमार्क्स में हम ये लिखेंगे कि इट लैक्स द एसेंशियल फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, मतलब उसमें जो एक फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर जो फीचर्स, जो बहुत ज़रूरी फीचर्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते हैं, इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। बुक, बुक जो है ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है, हमको ये बताना है ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स। और रीजन में भी हम ये लिखेंगे कि इट डज नॉट ग्रो, ना ही ये ग्रो करता है, ना ही ये रिप्रोड्यूस करता है, ना ही रिस्पायर करता है। और करेक्ट आंसर में हम लिखेंगे नॉन लिविंग। इट कैन नॉट परफॉर्म लाइफ प्रोसेस, इट मीन्स कि इसमें भी वो सारी फंक्शंस नहीं होते जो एक लिविंग बींग्स में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिजन। पिजन जो है वो हमारा लिविंग थिंग है, और इसका जो रीज़न है वो हम ये देंगे कि इट कैन, वो जो है पिजन जो है वो ईट करता है, ठीक है, वो ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है और मूव भी कर सकता है। इसी वजह से हम इसको जो करेक्ट आंसर है उसमें हम इसको बोलेंगे ये लिविंग थिंग है। इसका जब हम रिमार्क्स लिखेंगे तो रिमार्क्स में हम ये बताएंगे इट्स शोज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, इसमें सारी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक लिविंग बींग्स में होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है इसमें कार। कार जो है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, मूव्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, और वो कैसे मूव करती है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। एक्सटर्नल फोर्स इट मीन्स कि हम उसके अंदर फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं, उसके बेसिस पे जो कार है वो मूव करती है। वो इस तरीके से मूव नहीं करती जिस तरीके से एक लिविंग बींग मूव करता है। और करेक्ट आंसर में हम लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग डज नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस और रिस्पायर, ना ही वो ग्रो करती है, ना ही वो रिप्रोड्यूस करती है और ना ही वो रिस्पायर करती है। ये इसमें वो सारी क्वालिटीज नहीं होती जो लिविंग बींग्स में होती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांट। प्लांट जो है ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ग्रो भी करता है, ये रिप्रोड्यूस भी करता है और ये बहुत सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। और करेक्ट आंसर में वही सेम थिंग हम लिखेंगे कि लिविंग थिंग है। और इसमें जब हम इसका रिमार्क्स जब हम लिखेंगे तो रिमार्क्स में हम ये बताएंगे कि इट एग्जिबिट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, जो एक लिविंग बीइंग में जो क्वालिटीज होती हैं, जो उसमें विशेषताएं होती हैं, वो सारी इसमें पाई जाती हैं प्लांट के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल आप अपने आप से कोई और कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टोन लिया है। स्टोन क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है और डज नॉट ग्रो, ब्रीथ और रिप्रोड्यूस, ना ही वो ग्रो करता है, ना ही वो सांस लेता है, ना ही वो रिप्रोड्यूस करता है, नॉन लिविंग है। और रीजन में हम लिखेंगे डज नॉट शो एनी फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स, इसमें कोई भी विशेषता लिविंग बींग्स की तरह नहीं होती। कोई भी विशेषता जो एक लिविंग बींग्स में होती है, ह्यूमन बींग में होती है, वो विशेषता इसमें नहीं पाई जाती स्टोन के अंदर। इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। 10.1 What sets the living apart from the non-living? Look at table 10.1. Why do you think a pencil is non-living but a pigeon is living? जब आप टेबल 10.1 जब आपने देखी थी, आप देखेंगे पेंसिल जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो पिजन है वो लिविंग थिंग है। वो कैसे है, आप कैसे बता सकते कि ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है? What do you think are the differences between living beings and non-living things according to you? आप अपने अनुसार कैसे आप अंतर कर सकते हैं कि ये चीज लिविंग बीइंग है और ये चीज नॉन लिविंग थिंग्स है? What similarities do the identify living beings share with each other? और दोनों ही चीजों में, इट मीन्स जो आपका लिविंग बीइंग है और लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, कौन सी चीज है जो एक जैसी पाई जाती है? उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कैसे अलग हैं और कैसे सेम है। You may have identified movement as one of the similarities among living beings. आपने देखा जो लिविंग बींग्स होते हैं उसमें एक सिमिलैरिटीज पाई जाती है, मूवमेंट। इट मीन्स जितने भी सारे लिविंग बींग्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। यू हैव ऑल्सो सीन कार्स मूविंग ऑन अ रोड। आपने देखा हो कार जो है वो रोड पे मूव करती है। डज इट मीन दैट अ कार इज लिविंग? तो इसका मतलब ये है कि कार जो है वो लिविंग थिंग है, लिविंग ऑब्जेक्ट है? नो, कार इज नॉट अ लिविंग ऑब्जेक्ट।
लिस्ट द टास्क दैट यू कैन डू बट अ कार कैन नॉट। आपको ऐसे टास्क बताने हैं जो आप कर सकते हो लेकिन कार नहीं कर सकती है। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग। और हम जो है एक ह्यूमन बींग जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिविंग बींग का। और क्या टास्क है जो हम कर सकते हैं और जो कार नहीं कर सकती? कार ब्रीथ कर सकती है, नहीं कर सकती। और कार जो है वो ग्रो कर सकती है, नहीं कर सकती। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी चीज जो है वो लिविंग थिंग है, कौन सी चीज नॉन लिविंग थिंग है। Whenever you attempt to group things around you as living or non-living, you can compare them with yourself. जब आप ग्रुपिंग करते हैं चीज़ों की कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो अगर आपको उसका कंपैरिजन करना है तो आप उसका कंपैरिजन अपने आप से भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग है। और ह्यूमन बींग से अगर हम कंपैरिजन करें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का, तो हम इजीली बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या डिफ्रेंशिएट होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। विच कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प यू इन डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम कार। अगर हम कार का एग्जांपल लें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, और उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके अंदर विशेषता पाई जाती है उसको हम अपने आप से कंपेयर करें तो हमें समझ आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस अ कार डज नॉट ग्रो। आपको पता है कि जो लिविंग बींग है वो ग्रो करते हैं लेकिन कार जो है वो ग्रो नहीं करती है। आप पहले बेबी होते हैं, बेबी से फिर आप इन्फेंट बनते हैं, फिर आप इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में आप बड़े होते चले जाते हैं। फिर आप चाइल्डहुड की स्टेजेस में आ जाते हैं, फिर आप अडल्टसेंस की स्टेजेस में आ जाते हैं, देन आप अडल्टहुड बन जाते हैं। इस तरीके से जो है ये लिविंग थिंग्स की जो साइकिल है वो कंटिन्यू होती रहती है। इस तरीके से जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती हैं। Now, which characteristics have you used to classify a car as non-living? अब आपको ये बताना है कौन सी विशेषता है जो कार में पाई जाती है जिससे हम बोलते हैं कि कार जो है वो नॉन लिविंग है। Continue your discussion in a similar way to identify the essential characteristics of living beings. इसी तरीके से आपको ये डिस्कशन जो है आप कंटिन्यू करेंगे जो आप पढ़ रहे हैं कि लिविंग बींग्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में। What are some common characteristics that make living beings very different from the non-living things? और कुछ आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी विशेषताएं बतानी है जो लिविंग बींग्स में भी हैं लेकिन वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर कॉमन, वो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग करती है एक दूसरे से। लेट अस लर्न अबाउट देम। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कैन वी कंसीडर मूवमेंट एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप एक विशेषता जो है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी पढ़ी वो है मूवमेंट। मूवमेंट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये हम बता सकते हैं उसमें कि कौन सी चीज लिविंग थिंग है, कौन सी चीज नॉन लिविंग है। लिस्ट फाइव थिंग्स अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन देयर ओन। आपको 5 ऐसी चीजें बतानी हैं जो आपके आसपास अपने आप मूव कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आंट हो गया, चीटी, बर्ड, काउ, मंकी, स्क्विरल, ये ऐसी चीजें हैं जो अपने आप मूव कर रही हैं। ठीक है। Do you think all the 5 things that you have listed can be considered as living just because they can move on their own? क्योंकि वो अपने आप मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 एग्जांपल्स अभी बताए। However, unlike animals, plants do not move from one place to another. अब इसमें ये बोला है जिस तरीके से जानवर मूव कर सकते एक जगह से, उस तरीके से प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। Do you consider them as a living being? क्या आप मान सकते हैं कि जो प्लांट्स है वो लिविंग हैं? Even though plants do not move from one place to another, they do show certain types of movement. हमें पता है कि जो plants है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो उनमें उनमें किसी प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, एक प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है। उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो मूव करते हैं। वो कैसा मूवमेंट है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। आप देखेंगे फूलों का खिलना, फूलों का मुरझा जाना, फूल जो है वो खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इस तरीके उनके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो प्लांट्स के अंदर हो रही है। ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट इज सीन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एक दूसरे तरीके के मूवमेंट जो है हमें एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है उसके अंदर देखने को मिलती है। वो कैसा? जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होता है
उसमें अलग तरीके की मूवमेंट होती है, और जो नॉर्मल जो प्लांट्स है उसमें अलग तरीके की मूवमेंट होती है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं, वो जीव जंतु पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। वो क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो जीव जंतु को खा जाते हैं, उनसे उनको पूरा अपना न्यूट्रिशन जो है उसकी भरपाई करते हैं। न्यूट्रिशन से अपने आप को, उनको पूरा न्यूट्रिशन जो है वो इंसेक्ट से ही मिल पाता है। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो एक एग्जांपल इसका दिया है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एन इंसेक्टिवोरस। जो ड्रोसेरा जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल है। और ड्रोसेरा की जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पे शो की गई है। उसका मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा होता है वो देखने में, ये आपको पिक्चर में शो किया गया है इसमें। ड्रोसेरा इज अ फीचर विथ saucer shaped leaves having many hair like projection of unequal length with sticky ends. ड्रोसेरा जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसकी शेप होती है उसकी लीव्स की वो सॉसर शेप होती है, और बहुत सारे उसमें पतले पतले बाल जैसी उनकी एक संरचना होती है, और जो उसमें हेयर लाइक जो पतली पतली जो बाल की तरह कुछ जो होता है उसके अंदर, वो जो है वो इक्वल लेंथ का नहीं होता है। उनकी जो लेंथ होती है वो अनइक्वल होती है, और उनके एंड्स पे आप देखेंगे चिपचिपा एक पदार्थ होता है। Whenever an insect enters the saucer, hairs moves inward and trap the insect with their sticky ends. और जब भी आप देखें कोई भी इंसेक्ट जब सॉसर के अंदर एंटर करता है तो जो उसके बाल, जो अंदर की तरफ जो बाल होते हैं वो हेयर मूव्स इनवर्ड, अंदर की तरफ सिकुड़ जाते हैं, और फिर क्या होता है उसमें इंसेक्ट फंस जाता है। उसके जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसकी वजह से क्या होता है, इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाता है। उसके हेयर जो है वो सिकुड़ने की वजह से और चिपचिपे पदार्थ की वजह से जो है उसके अंदर इंसेक्ट फंस जाता है। ट्राई टू ऑब्जर्व द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और आप इस तरीके का जो मैकेनिज्म है वो कई प्रकार के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट भी इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। क्लाइंबर्स ऑल्सो वाइंड देमसेल्व्स अराउंड एनी ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू देम। आप देखें क्लाइंबर्स जो होती हैं, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वो ऐसे पौधे जिनको सपोर्ट की वजह से वो क्या करते हैं आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो भी अपने आप को आगे, अपने आप को सपोर्ट करते हैं आगे की ओर। ठीक है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हुई आती हैं ऊपर की ओर, और उनको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, उन ब्रांचेस को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो सपोर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो सपोर्ट रस्सी की फॉर्म में हो सकता है, या आप उसमें कोई लकड़ी या डंडा ले लें उसके अंदर बीच में लगा दें, जैसे मनी प्लांट होता है, तो वो उसके सपोर्ट पे ही ग्रो होता चला जाता है। तो इसी तरीके से क्लाइंबर्स जो हैं वो अपने आप को वाइंड करते हैं जो भी ऑब्जेक्ट उनके पास रखा हुआ होता है। दैट मीन्स इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डू शो सम मूवमेंट्स। तो इस चीज से हमें एक बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो पौधे हैं वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, वो मूवमेंट शो करते हैं हमको। कंपेयर योरसेल्फ विद अ पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड। आप अपने आप को कंपेयर कीजिए जब आप छोटे थे, उसकी पिक्चर से आप अपने आप को कंपेयर कीजिए। कैन यू वेयर द ड्रेस दैट यूज टू वेयर 4 years ago? क्या आप वही कपड़े पहन सकते हैं जो आपने 4 साल पहले पहने थे? नो, बिकॉज यू हैव बिकम लार्जर इन साइज, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। दिस इज ड्यू टू ग्रोथ। और आप कैसे बड़े हो गए हो, आपकी बॉडी की ग्रोथ हो गई है, वो भी किसकी वजह से, क्योंकि आप ग्रो कर चुके हो। प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो ग्रो। प्लांट्स होते हैं और भी लिविंग बींग्स होते हैं, वो भी ग्रो करते हैं। कैन वी कंसिडर ग्रोथ एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो लिविंग बींग्स जो होते हैं उनकी एक विशेषता? हाँ, हम बोल सकते हैं कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, उनमें ग्रोथ की एक विशेषता, जो ग्रोथ एक प्रकार की विशेषता होती है। लिविंग बींग्स नीड फूड न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। लिविंग बींग्स जो होता है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको खाने की आवश्यकता होती है। इट मीन्स उनको न्यूट्रिशन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए और अपने विकास के लिए। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास, और ग्रोथ होती है वृद्धि। हिंदी में हम ग्रोथ को वृद्धि बोलते हैं, और डेवलपमेंट जो है हिंदी में इसको हम विकास बोलते हैं। लिस्ट 5 थे लिविंग बींग्स दैट रिक्वायर फूड टू ग्रो। आपको 5 ऐसे लिविंग बींग्स बताने हैं जिनको खाने की, फूड की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गया आपका, ह्यूमन बींग्स हो गए,
प्लांट्स हो गए, रूट्स हो गई और एनिमल्स हो गए। इन सबको ग्रो करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। नाउ थिंक ऑफ अ प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। अब आप ऐसे प्रोसेस के बारे में सोचिए जिसके बिना हम नहीं रह सकते। Count the number of breaths you take per minute after a normal walk, after a run and after a few dance steps. आपको क्या करना है? आपको ब्रीथ के स्टेप्स काउंट करने हैं। आपने 1 मिनट में कितनी ब्रीथ ली जब आप नॉर्मल वॉक कर रहे थे, या जब आप दौड़ रहे थे, या आपने कुछ डांस के स्टेप्स किए। रिकॉर्ड द डाटा एंड ऑब्जर्व। आपको डाटा को रिकॉर्ड करना है, फिर आपको उसको ऑब्जर्व भी करना है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ब्रीथ आफ्टर ईच सिचुएशन? आप देखेंगे कि जो आपको डिफरेंस नजर आएगा जब आप ब्रीथ की सिचुएशन को देखेंगे। नंबर ऑफ ब्रीथ्स आपने कितने, हर सिचुएशन में जो होगी वो नंबर ऑफ ब्रीथ्स जो है वो आपकी डिफरेंट होगी, एक जैसी नहीं होगी। डू यू नोटिस द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, काउस एंड बफेलोस? क्या आपने कभी ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है और भी एनिमल्स में नोटिस किया? जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गई, काव हो गई और बफेलो हो गई। उनमें भी आप देखेंगे जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। नोटिस द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। और आप कभी मूवमेंट को नोटिस करना, उनकी एब्डोमेन की मूवमेंट को नोटिस करना जब वो रेस्ट की पोजीशन पे होंगे, जब वो रेस्ट ले रहे होंगे। एब्डोमेन क्या होता है? स्टोमक का ही पार्ट होता है, पेट के ऊपर वाला हिस्सा जो हिल रहा होता है, उसी को हम एब्डोमेन बोलते हैं। In the process of breathing, when we inhale, the air moves from outside to inside our body. हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें दो प्रोसेस होती है, एक इनहेल होती है और एक एक्सहेल होती है। इनहेल में हम क्या करते हैं? बाहर से जो हम एयर होती है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो एयर जो है हमारे अंदर से निकल के क्या होती है? वो बाहर, जो मतलब कि हमने अंदर जो ब्रीथ की है उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या कहते हैं? एक्सहेल बोलते हैं। ठीक है। इनहेल जब हम हवा से जो सांस लेके अपने अंदर लेके जाते हैं एयर को, और जो अपनी बॉडी से जो हम बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सहेल। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस का ही पार्ट है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? आपको लगता है कि जो प्लांट्स है उसमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है? देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। हाँ, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। वो कैसे करते हैं? उनकी जो लीफ होती है उसमें टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। वो आपको उनकी लीव्स की सरफेस पे दिखाई देंगे, लीव्स की सरफेस पे दिखाई देंगे। These pores helps plants in taking air in and out. और यही पोर्स जो है पौधे को हेल्प करते हैं एयर को बाहर निकालने में और एयर को अंदर लेने में। Interact with senior class students in your school and request if they can demonstrate stomata using a microscope in your class. आप अपने सीनियर्स जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा की जो प्रोसेस है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप हमें दिखाइए लीफ के अंदर। और आप इस प्रोसेस से आपको ये पता चलेगा कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो आप स्टोमेटा की हेल्प से ही जान सकेंगे। और ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीथिंग की प्रोसेस। Have you noticed white patches forming on shirts around the armpits during summers? क्या आपने कभी white patches को नोटिस किया है अपनी शर्ट्स पर? जो आपकी जो शर्ट्स होती है, शर्ट के आर्मपिट्स पे आप देखिए समर्स में आपको white patches दिखाई देंगे। These patches are formed due to sweat. और आप ये देखेंगे जो पैचेस जो हो जाते हैं आपकी आर्मपिट, जो शर्ट है, शर्ट की आर्मपिट पे, वो इसलिए हो जाते हैं पसीने की वजह से। The sweat consist of water and salts removed by the body as waste product. क्योंकि जो स्वेट होता है उसमें वाटर होता है और उसमें सॉल्ट जो है वो हमारी बॉडी से निकल के आता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है। वो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। यूरिन इज ऑल्सो फॉर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स।
आप देखेंगे एनिमल्स के अंदर जो यूरिन है वो कैसा प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट है। डू यू नो दैट प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, आपको पता है प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। यू मे नोटिस प्लांट्स एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स। जो प्लांट्स जो हैं वो एक्सक्रीट कैसे करते हैं, वाटर की फॉर्म में और मिनरल्स की फॉर्म में करते हैं, जो आपको पत्तियों पे छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगे, इस फॉर्म में उनकी एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस एंड रोजेस, आप ग्रासेस पे देखेंगे छोटी छोटी टाइनी ड्रॉप्स जो हैं वो फॉर्म होती हुई आपको दिखाई देंगी, और रोज के प्लांट पे भी। ऑल लिविंग बींग्स एक्सक्रीट, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। ये भी एक तरीके की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग बींग्स में पाई जाती है। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।